वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है आजादी। आजादी इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 3 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि शार्गिद के द्वारा गुरु को आजादी किसे कहते हैं इसके तरह तरह के प्रश्न पूछे गए, उसके लिए उन्होंने संदर्भ भी दिए और गुरु ने भी अर्थात दर्जी ने भी उसको आजादी का सही अर्थ क्या होता है इसके बारे में बताया कि आजादी किसे कहेंगे। हर व्यक्ति की अलग अलग डिमांड्स होती है, मांग्स होती है, उसके अनुसार उसकी आजादी की व्याख्या भी उसी प्रकार से होती है कि भूखे के लिए खाना मिल जाना, पैसे के लिए पानी मिलना, ठंड में ठिठुरते हुए व्यक्ति को अगर बिस्तर मिल जाए तो उसके अनुसार उसको वह आजादी होगा। फिर अज्ञानी को दूर हटाने वाला जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भी हम आजादी कहेंगे, लेकिन उस आजादी का सही अर्थ में क्रिया नहीं होगी, प्रयत्न नहीं होंगे, कार्य नहीं होंगे तो उसे हम आजादी नहीं कर पाएंगे। तो आगे भी वह इसके प्रश्न के उत्तर दे रहे, देखते हैं उनके दृष्टि से आजादी किसे कहेंगे। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। आजादी वह फसल है जिसे बोलने वाला ही काट सकता है, वह रोटी है जिसे मेहनत ही खा सकता है, वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सिलने लगा। शार्गिद की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। अब देखते हैं विस्तार से इस कविता को। अब देखिए दर्जी क्या उत्तर दे रहा है कि पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा। अब देखिए लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो ऐसे लोगों के कार्य कभी पूरे नहीं होते। अब यहाँ पर दर्जी यही बताना चाहते हैं कि जो कपड़े नहीं सिएगा उसको वह, अगर हमें कोई भी कार्य करना है, अगर हमारा लक्ष्य है, अगर हमारा सपना है कि अभी 10th पास करना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए साल भर पढ़ाई करते रहना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं और जैसे एग्जाम आती है पढ़ना आरंभ कर देते हैं, तो उनको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे नहीं। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वह साल भर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में ये सारी चीजें ठीक से बैठ जाते हैं और वह आराम से पेपर लिख सकते हैं। अब जो बच्चे साल भर पढ़ते नहीं है वो क्या करते हैं, एग्जाम नजदीक आते ही पढ़ना आरंभ कर देते हैं, तो उससे उनकी बुद्धि भी क्रियाहीन हो जाती है, डर जाते हैं और वह एग्जाम के समय भी कुछ नहीं लिख पाते, तो वह असफल हो जाते हैं। तो हमें सपने भी देखने चाहिए, लेकिन कैसे देखने चाहिए, वो क्रिया भी करनी चाहिए। सपने भी नहीं देख सकेगा, अगर जो कपड़े नहीं सिलाएगा वह सपने भी नहीं देख पाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो कार्य नहीं करेगा वह आजाद नहीं हो पाएगा, अर्थात जो कार्य नहीं करेगा वह अपने सपनों तक पूरा नहीं कर पाएगा। अर्थात सपने कौन देख पाएगा, जो कार्य करेगा वही सपने देख पाएगा। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। अब देखिए हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य होते हैं और उन व्यक्ति जो कार्य उन्होंने चुना है उस कार्य को निरंतर करते रहना, उस कार्य को लगातार करते रहना, उसी में उसकी आजादी है। जैसे कि अब देखो टेलर, दर्जी का कार्य क्या है कि निरंतर कपड़े सीना, निरंतर सुई की नोक से कपड़े सीते रहते हैं वो, तो उनके लिए आजादी वही है। अगर उन्होंने सुई में धागा पिरोया और उसमें उसको मशीन में लगाया और फिर कपड़ों को सिलाते गए तो ही तभी कपड़ा बनकर तैयार होगा। अब कपड़ा सुई में धागा नहीं पिरोया जाएगा और कपड़ा नहीं सिलाया जाएगा तो उसका सपना पूरा हो जाएगा नहीं। अगर टेलर देखो, टेलर के पास बहुत सारी ऑर्डर आई है और वह सिर्फ बैठकर सोचता रहेगा मेरी ऑर्डर पूरी हो जाएगी, मेरी ऑर्डर पूरी हो जाएगी, तो उसकी ऑर्डर पूरी हो जाएगी नहीं। उसके लिए सुई में धागा पिरोना है, मशीन में लगाना है और कपड़ों को सिलाना है, तभी उसके सपने पूरे हो जाएंगे, तभी उसका वह जो ध्येय उसके पास दिया गया है, जो काम उसके पास आया हुआ है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति में, जो व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं उनको अपने क्षेत्र में दिया गया कार्य दिन रात कष्ट करके पूरा करना है, तभी उसके सपने पूरे हो जाएंगे। और जिसके लिए जो सपना उन्होंने देखा है वह तभी पूरा होगा जब वो कार्य में आगे बढ़ता रहेगा। आजादी वह फसल है जिसे बोलने वाला ही काट सकता है। अब देखिए
फसल कौन उगाते हैं? अब देखा जाए तो किसान क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं। अब जो किसान कार्य करेगा उसे ही फसल मिलेगी, और जो किसान कार्य नहीं करेगा क्या उसके खेतों में फसल आ जाएगी? नहीं। अब देखो, पहले जब युग में क्या होता था, जब देश हमारा गुलाम था, उस समय क्या हो जाता था कि किसान खेत दिन रात मेहनत करता था, बारिश के मौसम में खेत की जुताई करता था और उसके फसल को दिन रात कष्ट करके उगाने का प्रयास करते थे। लेकिन क्या करते थे, अंग्रेज सिपाही आते थे और उसको काट कर लेकर जाते थे। तो इस प्रकार मेहनत करते थे किसान और खाते थे दूसरे लोग, तो उसे हम आजादी कहेंगे? नहीं। तो जो कष्ट करेगा, जो कार्य करेगा, जो मेहनत करेगा, उसे फल मिलेगा, तो ही उसे हम आजादी कहेंगे। आजादी वह है जो फसल है जिसे बोलने वाला ही काट सकता है। जिस प्रकार किसान अपने खेतों में बीज पेरता है और बीज का धीरे धीरे फसल में रूपांतर होता है। अगर उसने कार्य किया है तो फसल उसके खेतों में आएगा और फसल आने के बाद वही उसे काट सकेगा। अगर किसान ने दिन रात मेहनत नहीं की, खेतों में जुताई नहीं की, खेतों में अनाज की निर्मित करने के लिए जो उनके कार्य होते हैं उसे पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वो फसल आ पाएंगे नहीं। जहाँ पर फसल ही नहीं तो वो काटने का सवाल ही नहीं आता। तो इस प्रकार जो फसल उगाता है, जो कष्ट करता है, जो मेहनत करता है, उसे ही मेहनत का फल मिल पाएगा। वह रोटी है जिसे मेहनत ही खा सकता है। अब देखिए, अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यकता है। जिस प्रकार से अगर खेतों में किसान ने काम नहीं करेंगे तो उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा। तो जो कार्य करते हैं उनको ही प्रयत्न के साथ साथ सफलता मिलती है। यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। अब देखिए, दर्जी के द्वारा जो अगर हम देखते हैं जो कपड़े सिलते हैं वह क्या करते हैं, उनको ही पता होता है किस तरीके से कपड़े सिए जाते हैं, किस तरीके से, मतलब जिसका काम वही करेगा। अब देखिए, यहाँ पर दर्जी के उदाहरण दिया है, लेकिन अगर हम अलग अलग उदाहरण लेते हैं, अलग अलग, जैसे कि किसान क्या करता है, किसान का काम किसान ही कर सकता है, कुम्हार का काम कुम्हार ही कर सकता है, उसी प्रकार टेलर का काम टेलर ही कर सकता है। अगर टेलर ने कपड़े सिले हैं तो वही पहन सकता है, अगर कपड़े सिए ही नहीं गए तो कपड़े पहनने की सवाल नहीं आता। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है, अगर कपड़ा पहनना है तो उसके लिए पहले उसको सिलाना जरूरत है। अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए पहले मेहनत करना आवश्यक है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा और इस प्रकार अपने अनुभवों के बलबूते पर दर्जी ने अपने शिष्य के मन में जो अलग अलग प्रश्न आ रहे थे उसका सही अर्थ में, सही मायने में अलग अलग उदाहरण देकर, संदर्भ देकर उसको यह बात बताने की कोशिश की कि जिस प्रकार जो कष्ट करेगा उसको ही सफलता मिलेगी। और जिस प्रकार यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अगर हमें कर्म करना है, सफलता पानी है तो उसके लिए कर्म आवश्यकता है। अब खेतों में किसान काम करते हैं लेकिन इसका फायदा अगर अलग लोग उठाते हैं तो यह गलत बात है। और इसीलिए कवि कहते हैं दर्जी के माध्यम से जो कष्ट करेगा उसे उसका फल मिलना ही चाहिए। अगर किसान कष्ट कर रहा है तो उसका बदला उसको जरूर मिलना चाहिए, न कि अन्य लोग उसके आजादी का, उसके उस मेहनत का फायदा उठाए। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। शार्गिद की उलझन दूर हो गई, तो उसके मन में जो उलझन थी, जो समस्या थी, वह दूर हो गई। वह सुई में धागा पिरोने लगा। इस प्रकार उसके प्रश्नों के उत्तर के आजादी किसे कहेंगे और उसके सही मायने में उत्तर मिलने के बाद उसे भी पता चल गया कि उसकी आजादी किसमें है, निरंतर उसका कार्य करने में। तो इस प्रकार वह आगे अपने कार्य में लग गया कि सुई में धागा पिरोकर वह अपने कपड़े सिलने का काम करने लगा। शब्दार्थ उलझन। उलझन का अर्थ क्या है? बाधा, समस्या, चिंता। अब देखते हैं संदर्भ से स्पष्ट करना। अब देखिए, संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? कवि का नाम, कविता का नाम और इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। भावार्थ देखते हैं। आपने जाना कि आजादी व्यापक करते हैं। अगर देखा जाए तो हम किसी एक विशिष्ट परिभाषा में कह नहीं सकते कि आजादी हम इसे कहेंगे। आजादी की व्याख्या जो है वह बहुत ही बड़ी है, व्यापक है। कविता के इस अंश में दर्जी ने यानी उस्ताद ने अपने आजादी को कर्म से जोड़ा है। कपड़े सीने का उल्लेख करते हुए दर्जी ने कर्म की ओर संकेत किया है। कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है।
कहने का आशय यह है कि जो परिश्रम करेगा उसी के सपने पूरे होंगे। आगे कवि कहते कि सुई की चमकदार नोक पर आजादी टिकी हुई है, अर्थात कर्म करते रहने में ही आजादी है। कपड़े सिए जाएंगे, सुई चलती रहेगी, यानी कर्म जारी रहेगा तो आजादी बनी रहेगी। आजादी को बनाए रखने के लिए कर्म का सर्वाधिक महत्व है। कविता के इन संश में उस्ताद ने आजादी का संबंध सबसे पहले सुई की नोक से क्यों जोड़ा है। शार्गिल का प्रश्न क्या था कि इस कपड़े सीने वाली मशीन और सुई से मेरी मुक्ति आजादी, अर्थात कर्म से मेरी मुक्ति आजादी है। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह उस कार्य से मुझे मुक्त होना है, तो उसमें आजादी है क्या? नहीं। हम कुछ समय तक थोड़ी थकान जब तक हमारी दूर नहीं होती तब तक हम उसे आजादी का एहसास करते हैं, लेकिन जैसे हमारी थकान मिट जाती है फिर से हम कार्यरत हो जाते हैं। कभी कभी निरंतर काम करते हुए भी हम थक जाते हैं और सोचते हैं बस अब और नहीं काम करेंगे, लेकिन यह आराम की स्थिति कुछ देर की ही स्थिति होती है। हम फिर काम में लग जाते हैं। कर्म को हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। यही बात तो उस्ताद भी कह रहे हैं कि कर्म करना ही आजादी है। तो किसी हम आजादी कह रहे हैं। अब आपकी एग्जाम आ रही है नजदीक, तो आपकी आजादी किसमें है कि आपको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। समय समय पर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उसी में ही आपकी आजादी होगी। उस्ताद का यह मत है कि जो कर्म नहीं करता उसे आजादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। यह बात अनेक प्रकार के उदाहरण देकर वह कहता है। कड़ी मेहनत करके धूप, बारिश, जाड़ा सहने के बाद किसान के खेत में फसल लहलहाती है। उस फसल को काटने का अधिकार सिर्फ किसको है? केवल किसान को है, क्योंकि उसके लिए उसने मेहनत की है। रोटी उसे ही मिलती रहनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा न हो कि कहीं कोई मेहनत कोई और करे और उसे खाए कोई और, बोए कोई और काटे कोई और। श्रम का उचित फल मिलना चाहिए। यह उचित फल ही क्या हो गया है? आजादी का पर्याय है। इसके साथ साथ आजादी का दूसरा नाम क्या है? कर्म। कर्म ही आजादी है और परिश्रमिक का उचित फल प्राप्त होना ही आजादी है। इस प्रकार आजादी का वास्तविक अर्थ उसके विविध संदर्भ और श्रम तथा कर्तव्य के साथ उसके संबंधों को स्पष्ट करते हुए दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। यहाँ पर उस्ताद का फिर से कपड़े सीने में लग जाना अर्थात निरंतर कर्म करते रहने का संदेश देता है। उस्ताद का उत्तर सुनकर उसे कर्मरत देखकर शार्गिल की परेशानी भी दूर हो गई और वह भी सुई में धागा पिरोने लगा और उसकी समस्या का समाधान हो गया। उनके पुनः कर्मरत होने का निर्णय उसने ले लिया। आजादी को जीवित रखने के लिए श्रम परम आवश्यक है। यह अब तक आप भी समझ गए इस कविता के माध्यम से। भारत में कभी देखो आप इस कविता के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समय था कि किसान परिश्रम करते थे, खेत जोतता था, उसे सींचता भी था, खेत की रखवाली करता था, लेकिन फसल पकने पर कोई ताकतवर लोग आकर उसे काटकर ले जाते थे। अब उस समय भारत क्या था? गुलाम था। लेकिन जब भारत गुलाम नहीं था उस समय भी इस प्रकार की अवस्था होती थी। भारतीयों के श्रम से उत्पन्न वस्तुओं पर भी क्या करते थे? अंग्रेज शासक आकर उस वस्तुओं को लेकर जाते हैं। स्वाधीनता के बाद भी कई यह स्थिति बनी रही कि कुछ लोगों के श्रम का उचित फल नहीं मिला, इसलिए उन्हें वास्तविक आजादी नहीं मिले। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दिन रात कष्ट करते हैं, उसे हम श्रमिक लोग कहेंगे कि दिन रात कष्ट करते हैं, लेकिन उनके कष्ट के बदले में उन्हें सही मुबादला नहीं दिया जाता है। और वास्तव में देखा जाए सही मायने में वह आजाद हुए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके मेहनत का फल कोई और खाते हैं। अब इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कवि? कर्तव्य एवं अधिकार सिक्के के दो पहलू हैं। आजादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का स्थान भी महत्वपूर्ण है और आजादी जो होती है वह केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पहलू भी होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता को हमने विस्तार से पढ़ लिया। यह कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।